रिमेंबर द डेज जब किसी भी इंडियन फैमिली का एक ही सपना होता था कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना शुरू करे। अगर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा किया तो आईआईटी में चले जाएंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जाएंगी। बट अगर इंजीनियरिंग में वो टायर 2 या टायर 3 लेवल कॉलेज में भी आ गए, उनको एंट्री मिल जाती है इन द आईटी इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। एंड दिस was our dream. This was the dream of several families, जहाँ पे घर का लड़का या लड़की आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा, शिफ्ट हो जाएंगे बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव या हैदराबाद। कुछ सालों में आ जाएगी खुद की गाड़ी, कुछ सालों में बन जाएगा खुद का घर और पूरी फैमिली सेटल हो जाएगी एंड पूरा बच्चा इज सक्सेसफुल, लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। ये था हमारे देश में एक आईटी इंडस्ट्री का ड्रीम, ये था हमारे देश में आईटी इंडस्ट्री की अपील। अब यही चीज ना काफी चेंज हो गई है, जहां पे अब ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी फायरिंग हो रही है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी लोगों को ले ऑफ कर रही है। आईटी कंपनीज के अंदर मार्जिन प्रेशर आ रहा है और बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत मैसिव डिस्ट्रप्शन हो रहा है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग एट ऑल, और अभी भी लोग इनको लेके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं क्या ये आगे परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। आर वी स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ सीइंग द आईटी इंडस्ट्रीज फेलियर, या फिर वी आर स्टैंडिंग एट द ब्रिंक जहां पे आईटी इंडस्ट्री विल स्टार्ट डूइंग वेल एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड आईटी इंडस्ट्री, टू इन्वेस्ट इन इट, टू गेट इन इट, और क्या करना चाहिए। हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं सो दैट आप खुद डिसाइड कर पाए आज आईटी इंडस्ट्री की हिस्ट्री, प्रॉब्लम, जॉब सिचुएशन, कौन से जॉब्स की लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। डिसीजन फिर आपको बताना है इन द एंड इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स गो। चैप्टर नंबर 1, द इंडियन आईटी मिरेकल, द हिस्ट्री। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। 1947 पार्टीशन के बाद हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिकॉज 10-12 साल तक तो बस हम देश को एक कर रहे थे, इकोनॉमिक बाउंड्रीज डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, चाहे मैं इंश्योरेंस की बात कर लूँ, बैंकिंग की बात कर लूँ, ऑटोमोबाइल की बात कर लूँ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। हमारे देश की दुनिया में रेपुटेशन एक ही थी, वी आर अ पुअर कंट्री, वी आर अ हंग्री कंट्री, वी आर अ कंट्री ऑफ शॉर्टेजेस। बट ये सब रेपुटेशन चेंज होने वाली थी ऑन 1 जनवरी 2000, बिकॉज इस दिन एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हुई जिसका सोल्यूशन इंडियंस के अलावा और कोई दे ही नहीं पाया, और इस प्रॉब्लम का नाम था द Y2K bug. Y2K bug मतलब year 2000 bug. Now the story of this is very interesting. अब हुआ ये कि since 1960s वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप की कंट्रीज एंड अमेरिका, इनकी जो कंपनीज थी, चाहे बैंक्स ले लो, होटल ले लो, एयरलाइंस ले लो, फेड का ले लो, गवर्नमेंट ले लो, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स। अब उन दिनों कंप्यूटर्स में जो कोडिंग हुई थी उनको ईयर को लिखा जाता था 2 डिजिट्स में। तो सपोज अगर लिखा है ईयर 79, इसका मतलब ईयर है 1979। अगर लिखा है ईयर 62, इसका मतलब है 1962। अगर लिखा है ईयर 98, इसका मतलब है 1998। तो ईयर को सिंबलाइज किया जाता था 2 डिजिट्स में, सिंपल। अब मजे की बात यह है, जब एंटिसिपेट होने लगा प्रॉब्लम ऑफ Y2K बग, लोगों को डर ये लगा और ये अननोन फियर था कि सच हो भी सकता था, सच नहीं भी हो सकता था, कि जब आएगा 1 जनवरी 2000 तो ईयर सब कंप्यूटर्स में क्या हो जाएगा 00। बहुत मेजर थ्रेट था कि कंप्यूटर्स विल स्टार्ट रीडिंग दैट ईयर एज द ईयर 1900, not as the year 2000. Now just imagine what catastrophe could that have been, जहाँ पे सारे बैंक रिकॉर्ड्स 1900 के होते, इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन पूरी उल्टी पड़ जाती है, गवर्नमेंट के टेंडर्स, गवर्नमेंट का डेटा, सेंसिटिव डेटा, वो सब फजअप हो जाता, सालों डेकेड्स की मेहनत सब खत्म हो जाती बस इस कोडिंग एरर से। एंड दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम, जहां पे लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि जब हम नए मिलेनियम में एंटर करेंगे 1 जनवरी 2000 के बाद दुनिया क्या होगी। बहुत कॉन्स्पिरेसी फाइल्स बन गई थी कि ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेड वॉल। अब जब ऐसी बहुत इंडियन मूवीज में होता है, जब एक प्रॉब्लम होती है ना तो सबसे पूछते हैं कौन सोल्यूशन निकालेगा, कौन सोल्यूशन निकालेगा। वहां पे एक ऐसा हाथ खड़ा होता है, वो होता है हीरो का। उसी तरह पूरे देश, पूरी दुनिया के देश प्रॉब्लम में भटक रहे थे और एक हाथ खड़ा किया
इंडिया ने, एंड इंडिया ने ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व कर दी बिकॉज इंडिया के पास से इंजीनियर्स, यंग डेमोग्राफिक, वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया के पास से भूखे लोग, पैशनेट लोग, हंग्री लोग एंड रेडी टू वर्क हार्ड। एंड नंबर वन चीज हमारी, जुगाड़ में तो हमसे कोई बेटर सर है ही नहीं। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन कोडर्स ने दिन रात एक कर दिए, मिलियंस ऑफ कोड्स लिखे और हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सो दैट द ईयर 2000 में कोई इशू नहीं आएगा। ये वो टाइम था जब वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप की कंपनीज, अमेरिका की कंपनीज, उनका फोकस गया इंडिया पे कि इंडिया पे आप प्रॉब्लम आउटसोर्स कर सकते हो, इंडिया पे आधी सैलरी पे लोग काम करने को रेडी हैं, 24 आवर्स काम करने को रेडी हैं। एंड इसलिए इंडिया पे फिर आईटी सर्विसेज और बढ़ती गई, जहां पे हमें सॉफ्टवेयर बनाने का काम देना शुरू कर दिया, जहां पे इंडिया को बीपीओ सर्विसेज मिल गई, टेक सपोर्ट का काम मिल गया, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम मिल गया, जहां पे बग फिक्सिंग का काम होता है, एंड हेल्प डेस्क का काम मिल गया। और हमारे देश की रेपुटेशन बन गई, सर आप इंडिया को प्रॉब्लम दो, दे विल सॉल्व इट। इंडिया बिकेम अ आईटी हब। सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, दे बिकेम ह्यूज आईटी हब्स बिकॉज ऑफ दिस आईटी इंडस्ट्री। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस, सर वो पॉवर्टी से उठ के बाहर आए बिकॉज ऑफ दिस आईटी इंडस्ट्रीज। हमारे देश को मिली लेगेसी आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। बिकॉज ऑफ दिस आईटी इंडस्ट्री हमारे देश ने आईटी एक्सपोर्ट क्रॉस कर दिया अपवर्ड्स ऑफ $250 बिलियन। सर ये वो टाइम था जब इंडिया ने पंच अप किया और दुनिया को दिखाया कि हम आगे हैं, हमारा देश बन गया आईटी सर्विसेज में नंबर 1। ग्लोबल रेपुटेशन की बात करें तो चाइना जहां था मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, हम थे द आईटी ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडियन आईटी इंडस्ट्री बिकेम अ पावर हाउस। चैप्टर नंबर 2, द इंडियन आईटी इंडस्ट्री टुडे। इंडियन आईटी इंडस्ट्री की आज वही हालत है जो हालत होगी एक म्यूजिक कैसेट शॉप की इन द डे इन एज ऑफ डिजिटल म्यूजिक। अब कहने को वी इंडियंस वी हैव सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन एआई लीडरशिप, बट रियलिटी कुछ और कहती है। रियलिटी ये है, इन अ सर्वे ऑफ LM अरीना ने ये बताया कि इंडिया का एआई मॉडल टॉप 200 ग्लोबल एआई मॉडल्स में भी नहीं आता है। इंडिया में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आई है दैट इज ऑफ $1.2 बिलियन, और ये ऑस्ट्रिया से ज्यादा कम है जो $1.4 बिलियन है, और ये स्वीडन से ज्यादा कम है जो $1.3 बिलियन है। एक बार आप ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन के साइज को इंडिया के साइज से कंपेयर करिए, एक बार आप ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन की जीडीपी को इंडिया की जीडीपी से कंपेयर करिए, और अगर हम इसी मैट्रिक एआई पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को चाइना और यूएसए से कंपेयर करेंगे तो सर शायद उनसे हम इतना पीछे कि कंपेयर करने का भी फायदा नहीं है। डेटा सेंटर की बात करेंगे तो इंडिया का डेटा सेंटर इज जस्ट 3% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, और इसका एक बहुत मेजर रीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे मिनिस्टर्स तो हमारी ऐसी चीजें बोल देते हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? और इस पे इतना ज्यादा आउटरीच जो आया था वो शायद कहीं पे जस्टिफाइड था, बिकॉज ये दिखाता है एक सरकार की हिपोक्रेसी या इनकंसिस्टेंसी, या फिर उनको रियलिटी का पता ही नहीं है। जहां पे चाइना जैसे देशों में अपनी जीडीपी का 2.4% स्पेंड किया जाता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूएस में अपनी जीडीपी का 3.5% स्पेंड किया जाता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया में 0.64% स्पेंड किया जाता है ऑन आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे देश में रिसर्च डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप चाइना से कंपेयर करिए, आपने एक मॉडल के बारे में सुना होगा, डीप सीक। आप शायद ये जान के हैरान हो जाएंगे कि पूरा डीप सीक एआई जो बनाया था वो बनाया था चाइना के पीएचडी स्टूडेंट्स ने ऑफ शीजिंग यूनिवर्सिटी, और इन पीएचडी स्टूडेंट के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड पैसे थे और चिप शॉर्टेज थी। उसके बाद इन्होंने इनोवेशन करके डीप सीक जैसे एआई प्लेटफॉर्म बनाया। और वहीं पे अगर आप इंडियन पीएचडी स्टूडेंट्स की हालत देखेंगे तो या तो वो लोग हैं जो कुछ ही पैसे दे के हाईवेज में यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, उनसे
पीएचडी डिग्रीज दे लेते हैं, या फिर वो लोग हैं जो एक्चुअल पीएचडी के लिए काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रोफेसर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जहां पे वो पीएचडी स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के घर तक का काम कर रहे हैं इन लू कि उनको उनके पेपर में हेल्प मिल जाए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया ना, नीचे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये पूरी प्रॉब्लम स्टेम करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइंड है कि जो स्टूडेंट रट्टा मारेगा, जो स्टूडेंट ज्यादा मेमोराइज कर सकता है, वही इस सिस्टम में आगे जाएगा। अगर आप हमारे देश के मेजॉरिटी ऑफ द कोडर्स को लेंगे तो ज्यादातर ये वो कोडर्स हैं जो रेपिटेटिव टास्क कर सकते हैं, जो बताएंगे वो कर सकते हैं, बहुत घंटों के लिए काम कर सकते हैं, बट इन पे क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेशन नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को रिवॉर्ड किया ही नहीं है। एंड इसलिए इंडिया में एआई टॉप रिसर्चर्स आते हैं, बट 5 में से सिर्फ एक रिसर्चर शायद इंडिया में रह जाए, अकॉर्डिंग टू द मार्को पोलो स्टडी ऑफ 2022। एंड पढ़ाई की करिकुलम्स इतने ज्यादा आउटडेटेड हैं कि 51% ऑफ द टेक ग्रेजुएट्स आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट आईआईटीज, उनकी क्या हालत है वो शायद हम सब जानते हैं। और ये तो प्रॉब्लम वो है जो लॉन्ग रूटेड है, जिसमें हमें टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, बट जो चीजें इन हैंड है शायद हमारी आईटी इंडस्ट्री उनको भी यूज नहीं कर पा रही, जो है डेटा यूटिलाइजेशन। अब इंडिया का डिजिटल फुटप्रिंट इज मैसिव, इंडिया में डिजिटल एक्सेप्टेंस इज मैसिव। सीइंग आवर पॉपुलेशन, सीइंग आवर एजुकेशन लेवल, कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, हम बहुत ज्यादा ऊपर हैं। दिस इज समथिंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है, जो डेटा आधार से, यूपीआई से, इन सब जगहों से आता है, वो डेटा कंपनीज को एक्सेसिबल ही नहीं है, वो यूज ही नहीं कर रही, ये सारा डेटा वेस्ट हो रहा है। चाइना में जहां पे डेटा को ऑयल की तरह ट्रीट किया जाता है, वहीं पे इंडिया में डेटा को ना गोल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पे बस उसको लॉक इन की में रख दिया है और एक बहुत भारी डिबेट ऑफ प्राइवेसी उसके ऊपर रख दिया है कि वो कभी खुल ही ना पाए। सिचुएशन सर इस लेवल पे आ गई है कि बाहर की कंपनीज इंडियन कंज्यूमर से ज्यादा डेटा ड्राइव करके अपने एआई मॉडल्स को बेटर कर रही है, बट इंडिया वो खुद, जबकि हमारे पास डिजिटल डेटा है, हम नहीं कर पा रहे। और सर इससे सबसे बड़ा डेंजर आपको पता है क्या है? कि हम यूएस और चाइना के पीछे रहेंगे, ये नहीं। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो हम यूएस चाइना के पीछे इतना ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू टेक, मेरे लाइफ टाइम में शायद ये पॉसिबल ना हो पाए कि हम इतना डिस्टेंस कवर कर लें। असली थ्रेट यहाँ पे ये है सर कि छोटी छोटी कंट्रीज भी इंडिया को एआई में ओवरटेक कर लेंगी, डिस्पाइट अस हैविंग एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू बी अ एआई जायंट। चैप्टर नंबर 3, जनरेटिव एआई, बून और बेन फॉर इंडियन आईटी इंडस्ट्री। अब इसके सर 2 पॉइंट्स हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, जहां पे कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई में अपग्रेड कर रहे हैं, जहां पे ये जेन एआई को यूज कर रहे हैं टू डिलीवर फास्टर, टू अपग्रेड प्रोजेक्ट्स बेटर, टू डेवलप न्यू एआई सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स, विच इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, और ये रेवेन्यू के बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रीम्स खोलता है। बट वहीं पे अगर मैं बेन की बात करूंगा, कॉन्स की बात करूंगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जनरेटिव एआई की आएगी कि जॉब सर और भी ज्यादा लूज होंगे। ट्रेडिशनली ये जो लेगेसी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज, इनका जो बहुत बड़ा मोट होता था वो था कोडर्स का, कि हमारे पास सर कोडर्स हैं और कोडर्स में आपको चाहिए हार्ड वर्किंग फोर्स। ये कंपनीज इतनी हायरिंग करते थे कि अगर एक कोडर की पोजीशन है, उसके पीछे ये 1, 2, 3, 4 बेंचेस रखते थे। ये लोग खाली बैठे हुए जस्ट टू मेक श्योर कि अगर इस कोडर को कुछ हुआ तो दूसरे कोडर्स उसकी जगह ले ले, कोडिंग रुकनी नहीं चाहिए। बट शायद अब ऐसे कोडर्स की जरूरत ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि क्लाइंट्स आर नाउ गेटिंग स्मार्टर, तो नेगोशिएट क्लाइंट्स बेटर कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एआई। जो लेगेसी सर्विसेज थी, जो कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस देती थी कि हम आपके बग्स ठीक करेंगे, एआई ठीक करेंगे, मेंटेनेंस ठीक करेंगे, शायद अब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और फोर्थ जो प्रॉब्लम जनरेटिव एआई की है कि अब स्मॉल आईटी कंपनीज ना, बिकॉज ऑफ जेन एआई एंड दे डोंट नीड सो मेनी कोडर्स एंड सो मेनी वर्कफोर्स, अब वो सीधा टारगेट कर रहे हैं बड़ी आईटी फर्म्स को, उनको चैलेंज कर रहे हैं। सो जनरेटिव एआई हाँ फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज खोल रहा है, बट एज ऑफ नाउ जनरेटिव एआई आईटी कंपनीज को ही कैनिबलाइज कर रहा है। एंड इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जनरेटिव एआई को यूज करने बैठ जाए, एंड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं यूज करें फॉर योर ओन पोर्टफोलियो। अब अगर आप इस चैनल के व्यूअर हैं, आप मुझे पहले से देख रहे हैं, आपने जरूर सुना होगा मैं बात करता हूं अबाउट इररिस्टिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर 2.0, जो हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स है, या मैं बोलूं कोर्स
था, बिकॉज हमने इसको पूरा अपग्रेड कर दिया है टू इररिस्टिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर 3.0, जहां पे हमारा फोकस सिर्फ नॉलेज में नहीं है, एक एक घंटों की वीडियोस में नहीं है, बिकॉज नॉलेज की बात करें तो यूट्यूब में आपको नॉलेज A1 मिल सकती है एंड फ्री में मिल सकती है। ISMA 3.0 पे आपको मिलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स कि आप अपने स्टॉक्स को कैसे रिबैलेंस करें, अपने जो करंट पोर्टफोलियो है उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे ट्रैक करें। और मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, सो आप अच्छे स्टॉक्स चूज कर पाए, मैनेजमेंट को एनालाइज कर पाए, आप अपने स्टॉक से क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से या तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, रिस्क अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, all through these AI tools itself so powerful कि आप खुद रिसर्च कर पाएंगे और रिसर्च का टाइम भी आधा हो जाएगा। और जो भी आपको चैलेंज लगता था ना स्टॉक मार्केट्स में कि आप खुद कैसे स्टडी करो क्या नहीं करो, एंड हम उसके बावजूद भी टिप्स दे देते थे, जबकि सब जानते हैं कि टिप्स लेना जानते हैं, बट ऑप्शन बचता ही नहीं है कि भाई क्या करें, इतना टाइम ही नहीं है, इतना एफर्ट ही नहीं है। इसके लिए सर ISMA 3.0 द AI टूल्स विल हेल्प यू सो मच कि आप खुद के डिसीजंस खुद लें और आप खुद रिसर्च खुद करें। ये सब AI जनरेटेड टूल्स हैं। मुझे आदित्य को इन टूल्स को बनाने में 18 महीने से ऊपर लग गए। हमने 9.5 लाख से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं टू क्रिएट दिस AI टूल्स, सो प्लीज बी श्योर टू चेक देम आउट, दे आर गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग फॉर यू। चैप्टर नंबर 4, लेऑफ्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब ये न्यूज हम सब ने सुनी है, इकोनॉमिक टाइम्स में इसका पूरा आर्टिकल आया था इन 2025 दैट इन द लास्ट 18 मंथ्स IT इंडस्ट्री ने मोर देन 60,000 नौकरीज खत्म कर दी हैं। TCS alone has laid off more than 10,000 people according to Money Control in 2025। TCS की मैं बात कर रहा हूँ, टाटा की कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो ज्यादातर जॉब से कभी निकालती ही नहीं है। जब उन्होंने निकाला है तो थिंग्स आर एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। उसके बाद मिंट की रिपोर्ट आप देखेंगे तो इन्फोसिस एंड विप्रो टुगेदर हैव लेड ऑफ मोर देन 12,000 पीपल। कि पहले ये टेक कंपनीज हायर करती थी स्पेशलाइजेशन के बेस में नहीं, ये हायर करती थी मास बेस पे, जो मैं आपको कोडर्स का बता रहा था कि बेंच में बैठे रहते हैं। इसलिए मिड लेवल मैनेजर्स हैं, एंट्री लेवल कोडर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उनकी रिक्वायरमेंट अब शायद अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मिंट में ये आर्टिकल आया था दैट इन 2025 IT कंपनीज की हायरिंग ऑफ कोडर्स हैज गॉन डाउन बाय 40%। बट सेइंग दिस, इन लेऑफ्स के साथ आती है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और इन लोगों को पे बहुत ज्यादा मिल रहा है। सबसे पहले बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जहाँ पे इंडिया में सिर्फ 1.5 मिलियन क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स हैं और डिमांड है 3.9 मिलियन प्रोफेशनल्स की। फिर आती है साइबर सिक्योरिटी, जहां पे 7 लाख प्रोफेशनल्स की कमी है। फिर आता है AI रिसर्च के सेगमेंट में, जहां पे ज्यादातर लोग बाहर ही चले जाते हैं, बट जो इंडिया में AI रिसर्चर्स हैं दे आर बीइंग पेड वेरी 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 हैंडसमली। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इनमें से एक फ्रैक्शन ही है जो शायद इंडिया में रहना चाहते हैं। तो बेसिकली अब इन IT कंपनीज को स्किल चाहिए, हेडकाउंट नहीं। चैप्टर नंबर 5, करंट फाइनेंशियल्स एंड मार्जिन्स। IT इंडस्ट्री की जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो प्रॉमिसिंग नहीं है, जहां पे देखा गया कि ये IT इंडस्ट्रीज अपनी कॉस्ट हेवीली काटने की कोशिश कर रही है, जहां पे ये पे हाइक है उनको बाद के लिए डिले कर रही है, एडमिन एंड स्पेंड की रिडक्शन कर रही है, एंड टाइटर हेडकाउंट मैनेजमेंट कर रही है। कुछ IT इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय कॉस्ट हैज गॉन अप टू 60% ऑफ इट्स रेवेन्यू, जिसके वजह से IT इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट अभी भी बहुत ज्यादा हाई है, और एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आगे जाके भी अनफॉर्चुनेटली हाई ही रहे। ग्रोथ की मैं बात करूंगा तो मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ को कम अब फोकस कर रही है। HCL की बात करते हैं, जिन्होंने फोकस किया था कि उनका मार्जिन होगा फ्रॉम 18 to 19%, अब उन्होंने ये बोला है कि उनका मार्जिन होगा फ्रॉम 17 to 18%। एनालिस्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू देम IT इंडस्ट्री ना अब एक नेगोशिएटर्स मार्केट है, जहां पे क्लाइंट जब एक IT कंपनी के पास आएगा ना, ही हैज द पावर टू नेगोशिएट। एनालिस्ट आर प्रेडिक्टिंग कि 2026 में सिर्फ 3 to 5% की ग्रोथ ही रहेगी, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस देखूंगा ना तो उसके तो बहुत ही नीचे है। और कुछ रिपोर्ट्स की मानेंगे तो एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि 2026 IT इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही काम है कि वो अपने मार्जिन्स को किसी भी हालत में बस प्रोटेक्ट कर ले। चैप्टर नंबर 6, व्हाट कैन वी डू। पहली चीज तो फ्रॉम ग्राउंड हमें अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, मैं हमारी भी बात कर रहा हूं। रिसेंटली मैं वरुण माया की वीडियो देख रहा था ऑन IT विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नाउ ही रेज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उन्होंने ये बोला कि कैसे स्कूल्स में और कॉलेजेस में बच्चे
चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, टीचर्स भी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, प्रोफेसर्स भी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं टू वर्क एंड चेक द शीट्स। बच्चे तो अपने पूरे असाइनमेंट्स लिखवा रहे हैं एंड दोनों को ये पता है और एआई को बैन करके रखा हुआ है, जबकि पता है सबको है। एंड ये इंडियन माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज, जहां पे एक इंडिया में ना जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है पहली चीज है उसको सर बैन कर दो। कंप्यूटर्स आए बैनिंग कर दो, कैलकुलेटर आए उनको बैन कर दो, एआई आया अब एआई को बैन कर दो। जबकि फैक्ट ये कि हमें इनको बैन नहीं करना है, हमें समझाना है कि इनको यूज कैसे करना है। टेक्नोलॉजी को हमेशा एक्सेप्ट करने से बंदा आगे बढ़ता है, कभी रिजेक्ट करके आगे नहीं बढ़ता है, बिकॉज आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। I read a very powerful quote. It is not AI that is going to rule the world. It is the people who know how to use AI will rule the people who do not know how to use AI. That will be the difference. दूसरा, हमें सीखना चाहिए from countries like China, Saudi, UAE, Middle East, Europe कि कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है R&D में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इंसेंटिवाइज किया है। और इंडिया की बात करें, हम बात करें अबाउट आवर आईटी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री ने हमारे देश को इतनी स्ट्रॉन्ग पहचान दी है इन द एंटायर वर्ल्ड। साथ ही साथ गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ जो रट्टा मार रहे हैं उनको रिवॉर्ड ना करें, बट जो क्रिएटिव लोग हैं उनको रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट करें एंड उनको इंसेंटिवाइज करें कि वो इंडिया में रहें। एंड इंडिया का सबसे एडवांटेज क्या है? हमारी यंग पॉपुलेशन जो सीखने के लिए रेडी है। तो गवर्नमेंट शुड स्टार्ट दिस प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन सर्विसेज, लेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज हिस्टोरिकली ना इंडिया हमेशा सर्विसेज पे ही स्ट्रॉन्ग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। तो सर्विसेज में आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत लगेगी कम। इंडिया में डिजिटल फुटप्रिंट इज मैसिव विद यूपीआई, विद आधार, पीपल यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये डेटा हम यूज कर सकते हैं टू मेक आवर एआई स्ट्रॉन्गर, टू मेक आवर आईटी कंपनी स्ट्रॉन्गर। अल्टीमेटली बात सर ये है, ऐसा नहीं है कि आईटी हमारी जो कंपनीज है, आईटी इंडस्ट्री, इनकी ग्लोरी डेज आर ओवर, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट द रूल्स ऑफ द गेम हैव कंप्लीटली चेंज। अब ये टाइम बताएगा, विल वी बी एबल टू अडेप्ट टू दिस न्यू रूल्स और विल वी succumb to them? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, एक लाइक करना, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब वीडियो अच्छी लगी ना तो एल्गोरिथम मुझे बोल रहा है कि आपको ये LIC वाली वीडियो अच्छी लगने वाली है, जरूर देखना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.